स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूलभूत जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। 10 जो विशेषताएं हैं वो खास है इसके अंदर, उसके अलावा बाकी जो विशेषताएं वो भी इसमें मानी जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ जो हमारे विद्वान होते हैं वो नहीं मानते। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। अगर वीडियो लगे आपको यूजफुल तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई पॉइंट मुझसे रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन खुला ही है, मैं जाके बात को आप लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को फिर से। अब देखिए, पहली चीज यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई है, ये है लिखित संविधान। तो हम इस बात का बखान क्यों कर रहे हैं कि संविधान जो हमारा लिखा हुआ है। जो दूसरे देश होते हैं वहां पे तो कानून होते हैं। वजह क्या है कि जो भारतीय संविधान है इसको लिखने के लिए एक खास संविधान सभा बनाई गई थी। जो दूसरे देश वहाँ पे जो दूसरे देश हैं वहां पर बनती हैं बहुत जगहों पर, मगर वहां के संविधान जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे भारत के होते हैं। वजह क्या है इसके अंदर, भारत के संविधान के अंदर रोजमर्रा जो हमारा प्रशासनिक कार्य होगा, जो हमारा कार्य राजनीतिक कार्य होगा, यहाँ पर सारा कार्य लिखा हुआ है। यहाँ पर कि पुलिस कितने मतलब यहाँ पर क्या है, पुलिस जो ऐसे कार्य क्या होंगे, बाकी जो उनके अपने पेनल कोड, जो उनके अपने सिस्टम होता है उसके अंदर लिखा हुआ है। मगर जो संविधान है उसमें रोजमर्रा के हर काम लिखा हुआ होता है, बिल्कुल लिखित संविधान है। तो संविधान दो प्रकार के वैसे होते हैं यहाँ पर, एक होता है अलिखित, एक होता है लिखित। जैसे हम कहते हैं जो ब्रिटेन का संविधान है उसे बोलते हैं हम कि अलिखित है। हालांकि जो वहां पर कानून है वो भी लिखे हुए हैं, मगर वो एक किताब की शक्ल में नहीं है। जो भारतीय संविधान है वो एक किताब की शक्ल में मौजूद है, और उसमें हर चीज को लिखा गया है यहाँ पर। जैसे केंद्र सरकार की शक्तियां क्या होंगी यहाँ पर, जो राज्य सरकार होगी इसकी शक्तियां यहाँ पे होंगी क्या, वो क्या काम करेंगे कैसे उनके संबंध आपस के अंदर होंगे, विदेश मामले कौन देखेगा, जो राज्य है उसके मामले कौन देखेगा यहाँ पर, जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। जो राज्य है उसके लिए लिखे हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, हमारे कर्तव्य भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, प्रस्तावना शामिल है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या किया गया है संविधान के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हर चीज को लिखा गया है यहाँ पर। और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये लिखित संविधान है। और इतना ज्यादा लिखने की वजह से बन जाता है ये एक विशाल संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि उसमें हर चीज को लिखा गया है यहाँ पर। रोजमर्रा का जो दैनिक काम भी होता है प्रशासन के अंदर, उस चीज तक को लिखा गया है इसके अंदर। जो सजाएं हैं वो लिखी हुई हैं। अगर देखो, जो हम देखते हैं प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, वो हालांकि उसके लिए अलग संविधान, अलग कानून होते हैं मौजूद। पेनल कोड होते हैं वहां पर, सिविल कोड होता है, क्रिमिनल लॉ होता है वहां पर अलग से। मगर क्या है कि संविधान जो है उसको आधार प्रदान करता है यहाँ पर। उसका मतलब यहाँ पे क्या है, बेस देता है जिसके आधार के ऊपर वो जो चीजें लिखी जाती हैं यहाँ पर। जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 995 अनुच्छेद हैं, और ये 25 भागों के अंदर बटा हुआ है, और इसके अंदर 12 अनुसूचियां मौजूद हैं। मगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि 450 तक जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं वो मौजूद है हमें यहाँ पर। मतलब वही है कि अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक बी, एक ए, एक सी, इस तरह से लिखे जाते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी संविधान है वो देश दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है यहाँ पर, लिखित रूप में है जो। फिर आता है लचीला और कठोर मिश्रण। देखिए, संविधान जो है भारतीय, ये लचीला भी है और कठोर भी है। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक ही साथ दो चीजें कैसे हुई। देखिए, कुछ काम होते हैं दैनिक, जिसे हम कहते हैं कि सरकार बिल लाती है बहुत से तरह के, जिनको हम देखते हैं कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जो आम बहुमत होता है उस पे पास किया जा सकता है यहाँ पर। वहीं पर कुछ बिल ऐसे होते हैं जो राष्ट्र व्यापी होते हैं, और देश के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो राज्य हैं उनको प्रभावित करता है यहाँ पर, और वो मुद्दे जिनको प्रभावित बाहर के जो देश हैं उनको ही प्रभावित करता है वो यहाँ पर। तो ये जो मुद्दे होते हैं ये कठोर में आते हैं। जो लचीले मुद्दे हैं उसमें तो आपका नॉर्मल ही है यहाँ पर, कि राज्यों का निर्धारण करना, जो सीमाएं निर्धारण करना, उनके नाम बनाना यहाँ पर। जो दूसरे काम यहाँ पर होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बिल आता है, आर्थिक बिल आता है हर साल, बजट जो होता है हमारा वो पेश होता है यहाँ पर। उसमें क्या है कि सरकार कितने रुपये किसको देगी, किसको क्या करेगी। रेलवे की योजनाएं होती हैं उसको कितना आवंटन होगा, जो रक्षा है उसमें कितना खर्चा होगा, ये काम हमारा होता है लचीलेपन के अंदर। क्योंकि इसको मतलब क्या है कि सरकार इसके अंदर जो नीतियां हैं, जो कानून है, उसके अंदर सरकार कर सकती है फेरबदल। और ये कहाँ पर होगा आसानी से, जो हमारी विधायिका है वहां पर होगा। जो लोकसभा है और राज्यसभा में बहुमत होगा, और ये काम आसानी से हो जाएगा खत्म।
वहीं पर जहां बात आती है कठोरता की, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई राज्य है, आप उसका चाहते हैं विलय करना या चाहते हैं उसे खत्म करना, तो वो करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। या कोई ऐसा मुद्दा है जो देश के अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो रक्षा है, उसको यहाँ पे क्या करेगा, हमारे प्रभावित करेगा। या फिर जो हमारे हम कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रभावित करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो राज्यसभा है, लोकसभा है, वो तो बहुमत करेगा ही करेगा, मगर जो बहुमत होगा वो होगा विशेष बहुमत। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, ये हम अलग से देखेंगे कभी किसी वीडियो के अंदर, जो पार्लियामेंट का सिस्टम पढ़ते हैं हम जहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसने वोटिंग कर दी, मगर जो कानून है वो नहीं बन सकता फिर भी। इसके लिए क्या चाहिए, जो राज्य है उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है उनकी अपनी, वहां पर भी उसके लिए चुनाव होगा, जब मतलब वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में वो मुद्दा पास होता है तभी जाकर ये चीज बिल जो है बन सकता है। मतलब इससे पता चल जाता है कि संविधान जो है वो कठोर तो होते हुए भी यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं ना क्या, पढ़ा था मैंने भूल गया अभी खुद ही, कि लचीला भी है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम, चौथा बिंदु हमारा है संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। देखिए दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है संघात्मक, एक होती है एकात्मक। ये किस आधार पे होती है, ये इसका आधार होता है शक्तियों का वितरण। मतलब जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, मतलब जो देश पे राज करने की शक्तियां जो है वो किस आधार पे बांटी जा सकती हैं। एक तो होता है संघात्मक, जहां पर क्या है, सरकार के दो स्तर होते हैं आपके। एक स्तर होता है राज्य पर, एक होता है केंद्र पर। ये एक देश है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूरी आपकी केंद्र सरकार हो गई यहाँ पर। अब एक यहाँ राज्य है बना हुआ, एक इसका हिस्सा यहाँ पर है, एक हमने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया हमने। तो ये क्या हो गया, चार पांच हमारे राज्य हो गए। ये किस लिए बनाए जाते हैं कि जो प्रशासन है उसमें आसानी हो सके, ताकि जो यहाँ पे लोग होंगे उनको उनका काम बांट दिया जाए। जैसे हमने कहा कि संघात्मक में क्या होता है कि देश की जो रक्षा है, सुरक्षा जो है, आर्मी जो होती है, वो जो केंद्र सरकार है उसके पास होती है। वो कुछ खास इलाके होते हैं, महत्व के क्षेत्र, जिनको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, दिल्ली राजधानी है, पूरा राज्य नहीं है ये। तो यहाँ पे नियंत्रण किसका होता है, सीधा केंद्र का होता है। अब जो ये राज्य होते हैं, इनसे कहा गया कि भाई तुम जो है ना, आर जो पुलिस है वो तुम हैंडल कर लो, कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे यहाँ पर। अगर तुमसे ना हो पाए तो फिर हम भेज देंगे भैया आर्मी, सीधी बात है, तुमसे ना हो पाएगा तो वो चीज यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ये व्यवस्था है, शक्तियां यहाँ बटी हुई हैं, शक्तियां यहाँ पर भी हैं और शक्तियां इसके पास भी हैं, ये कहलाता है संघात्मक। मतलब यहाँ पर क्या है कि शक्तियां इनके पास जो है, उनको सभी जो शक्तियां मिलती हैं संविधान से मिलती हैं हमारे। और ये जो इनका जो हम कहते हैं संबंध है, मतलब मेल जोल से ये काम करते हैं। और इनका अपना दायरा होता है, जो दूसरे दायरा होता है उसके अंदर ये नहीं घुसते। जिसका जो काम है उसको वो काम करना है। हालांकि यहाँ पर क्या होता है, जो देश है उसके साथ से कंडीशन होती है। जैसे हमारे देश में क्या है, जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर है, वो जो राज्य है उनके अंदर दखलंदाजी कर सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो केंद्र सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर सरकार जो है कमजोर होती है केंद्र की। फिर आता है हमारा एकात्मक मिश्रण है यहाँ पर। ये कैसे है, देखिए यहाँ पर हमने कहा कि राज्य है। अब जो ये प्रणाली है एकात्मक में, यहाँ पर एक केंद्र सरकार बैठी हुई है, मान लो उसकी राजधानी इस जगह मौजूद है। तो यहाँ से क्या होगा, वो कुछ करेंगे, भेजेंगे, तुम गवर्नर भेज देंगे यहाँ पर, कि गवर्नर साहब आप जाइए और चलाइए हमारे। और आपकी जवाबदेही जो होगी ना वो हमें होगी, जनता को नहीं होगी आपकी। राज्यपाल हमारे देश के अंदर भी होता है इस तरह से ही। मतलब यहाँ पर क्या है कि केंद्र ताकतवर होता है, राज्य कम, राज्य तो होता ही नहीं है यहाँ पर, इसको कहते हैं प्रांत। हम प्रांतों के अंदर गवर्नर नियुक्त करता है, यहाँ की जो केंद्र सरकार होती है वो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कुछ भी हिसाब हो सकता है वहाँ के हिसाब से, ये चीज होती है यहाँ पर। हालांकि जो कई बार ऐसा होता है, जो हम देखते हैं जो श्रीलंका है, वहां भी यही हिसाब है। वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो चुनी हुई सरकार होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली है वहां पर। तो इसमें ये होता है, ये होता है एकात्मक प्रश्न यहाँ पर। और इसमें क्या है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। तो हमारे देश के अंदर भी राज्यपाल होते हैं यहाँ पर, दिल्ली के अंदर भी राज्यपाल है, जो उत्तर प्रदेश वहां भी राज्यपाल है, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, हर जगह राज्यपाल मतलब मौजूद होता है यहाँ पर। वो किस लिए है, वो इसलिए है कि हमारे देश की जो हम कहते हैं कि केंद्र सरकार मजबूत है। ये तत्व किस में आता है, एक प्रणाली के अंदर आता है। केंद्र सरकार क्या करती है, जो राज्य के आंतरिक मामले होते हैं उसके अंदर अपना दखल कहीं ना कहीं रखती है, ताकि जो राज्य है वो कोई ऐसा काम ना करे जो देश के हित में ना हो। देश की जो रक्षा है, अखंडता है,
वो ना खराब हो। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे देश के अंदर संघात्मक व्यवस्था भी है और जो एकात्मक विचरण है वो यहाँ पर मौजूद है। इसकी मैंने जो वीडियो बना रखी है संघवाद के बारे में, वहां जाके देख सकते हो बाकी इसको आप। फिर एक चीज आती है, हमारे देश जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक नॉर्मल जो देश होता है वो है यहाँ पर हमारा। एक रिपब्लिक मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो डेमोक्रेटिक है उसमें क्या होता है, हम चुनते हैं सरकार चुनाने चलाने वाले मुखिया को यानी प्रधानमंत्री को। जो रिपब्लिक होता है उसमें हम चुनते हैं देश के मुखिया को, मतलब राष्ट्रपति को चुनते हैं हम यहाँ पर। हमारा देश क्या है, हम दोनों को चुनते हैं यहाँ पर। हमारी जो सरकार होती है जो हम चुनते हैं, जो राज्यसभा होती है उसको चुनते हैं, मतलब जहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री वगैरह हो, जिनको हम चुनते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो विधायिका होती है उसके दो हिस्से होते हैं, उसी का एक हिस्सा होता है यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा, उन लोगों को हम चुनते हैं यहाँ पर। मगर जो आता है गणराज्य, मतलब जो हमारा राज्य का मुखिया उसको हम चुनते नहीं यहाँ पर। हम ही चुनते हैं, मगर हम चुनते हैं उसको अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं चुनते हम चुनते हैं अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन के हमने भेज दिया। वो कहाँ गए, जो राज्यसभा है वहां पर गए। फिर हमने भेज दिया कहाँ पर, जो हमारे राज्य है, जो केंद्र सरकार है वहां चुन के भेज दिया हमने। तो वो जो लोग इकट्ठे बनेंगे वो बनेगा एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक ग्रुप बन जाएगा वहां पर। फिर वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को हमारे आधार के ऊपर। तो देश क्या है हमारा, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। छठा बिंदु हमारा है एकल नागरिकता। जो देश है हमारे यहाँ पर एक नागरिकता है। जैसे कि संघवाद में क्या होता है कि नागरिकता होती है दो प्रकार की वहां पर। एक होती है राज्य की नागरिकता, जैसे हम देखते हैं अमेरिका है, वहां दो नागरिकताएं चलती हैं। एक तो आपके राज्य की है कि आप यूएसए के सिटीजन है यहाँ पर। दूसरी वहां पे क्या है कि टेक्सास है, इलिनॉइस है, कैलिफोर्निया है, तो वहां वहां के भी आप राज्य के जो है क्या कि मतलब क्या है वहां के आप नागरिक हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्या है, नागरिकता एक प्रकार की होती है। हाँ कुछ टाइम पहले थी, जब कश्मीर अलग राज्य था तो वहां पे दो नागरिकता चलती थी, अब नहीं है यहाँ पर। फिर आता है सातवां बिंदु, संसदीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में क्या होगा कि संसद होगी देश के अंदर, जहाँ कानून बनेंगे, और संसद में से ही आप जो कार्यपालिका है उसको निकालोगे यहाँ पर। मतलब उसमें से ना जो कार्यपालिका का निर्माण होगा। संसद के दो यहाँ पे समूह होते, वो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, ये दोनों होंगे। जो राज्यसभा होगी वो जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमने चुन के भेजे हुए वहां पर, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो लोग जाके बैठ जाते हैं हमारे कहाँ पर, जो राज्यसभा है वहां पर। कैसे, जो राज्य सरकार होती है उनको चुनकर भेजती है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो सिंपल चीज है, बचती है हमारी कौन सी, लोकसभा, जहां पर हम खुद चुन के भेजते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, विधायक साहब जो होते हैं हमारे। तो ये व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, दोनों अपने आप में आजाद हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। अगर कोई बिल पास हो गया लोकसभा के अंदर और अगर वो पास नहीं होता है इस वक्त के अंदर, तो वो बिल यहाँ पर बिल रहेगा, कानून नहीं बन सकता। इसलिए क्या है कि आत्मनिर्भर भी है और शक्ति उनके पास होती है। फिर आता है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कि संप्रभुता है हमारे देश के अंदर। मतलब क्या होता है इसका संप्रदाय का मतलब, कि हम आजाद हैं और हम अपने फैसले जो हैं वो खुद ले सकते हैं। हम चाहे तो अपने देश का कोई भाग किसी देश को चाहे तो दे सकते हैं, चाहे कोई संधि चाहे हम कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, संधि हम कर सकते हैं यहाँ पर। कोई देश हम किसी के नहीं बाध्य हैं यहाँ पर, नहीं किसी मतलब किसी को जवाबदेही हमारी नहीं होगी यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, हमारे जो आंतरिक मसले हैं उसके अंदर कोई दूसरा देश जो है वो टांग अड़ाई नहीं करेगा यहाँ पर। फिर आता है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में क्या है कि शक्तियों का वितरण होता है, ये भी एक विशेषताओं में से एक, मैंने लिखना भूल गया मैं। शक्तियों का वितरण हमारे देश के अंदर है, ये हमारे जो है जो संविधान है उसकी विशेषताओं में से है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यायपालिका है कार्यपालिका से, और जो हमारी होती है विधायिका उससे स्वतंत्र है, अपना काम अलग कर सकती है और ये दबाव में नहीं रहती। इसके अधिकार से अलग दिए गए हैं यहाँ पर, और अनुच्छेद जो है बाकायदा मौजूद संविधान के अंदर है। फिर आता है हमारा धर्मनिरपेक्षता। और देखिए धर्मनिरपेक्षता दो तरह की होती है, एक तो यहाँ पर ये है कि जो राज्य है जितने धर्म देश के अंदर सबकी इज्जत करेगा और कुछ नहीं कहेगा उनको, मतलब सपोर्ट नहीं करेगा, ना उनको मदद करेगा ना उनके खिलाफ कुछ बोलेगा। एक होती है जहाँ पर जो धर्म होता है उसको जो राज्य होता है कुचलता है यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं चाइना है, हालांकि वहाँ पे संविधान तो वहाँ पे खैर है ही नहीं, मतलब ऐसा हिसाब तो वहाँ का नहीं है। फ्रांस को अगर हम लें तो फ्रांस का यही हिसाब है, वहां पर धार्मिकता जो जो धर्मनिरपेक्षता है वहां पर इस प्रकार की है। मतलब जो धर्म है वो कुचलता है धर्मों को, खास जो राज्य है वो कुचलता है धर्मों को वहाँ के, खास तौर पे इस्लाम को। कई बार आप देखते होंगे न्यूज में आता है। वजह क्या है कि जो यूरोप है सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की बढ़ रही है यूरोप, वहाँ पर फ्रांस के अंदर।
तो वो क्या करते हैं, मुसलमान के जो अधिकार हैं, जो धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं, उन पे रोक लगाते हैं। मस्जिदों में ताला लगा देंगे, किताबें हैं उनको जला देंगे, जो मौलवी हैं इमाम उनको गिरफ्तारी कर लेंगे उनकी। इससे क्या होता है कि धर्म को कुचलने वाली बात है। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारे में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। राज्य के ये सब धर्म बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, सबको अपने धर्म की पूजा करनी, अपना जो प्रचार करना है, दिखावा करना है, इसकी आज़ादी में यहाँ पे मिल जाती है। फिर आता है 11वां पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोच्च देश के अंदर है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। और यहाँ पर हर कोई जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो कानून दिए गए हैं, उसके लिए बाध्य होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य, मतलब जो हमारे संविधान है उसके अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं लोगों के, नीति नीति तत्वी है यहाँ पर। और हमारे में एक चीज भी भूल गया, शायद मैंने देखा दिखा नहीं, ये है हमारे मौलिक अधिकार। जो संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है वो भी दिए गए हैं हमारे। ये विशेषताओं में से है जो कि हमारी जो विकास है उसके लिए जरूरी होते हैं यहाँ पर। फिर आता है इसमें हमारा कल्याणकारी राज्य। जो जो लोग मतलब राज्य के अंदर रह रहे हैं उनके विकास के लिए राज्य काम करेगा, ये होता है कल्याणकारी राज्य। तो ये थी हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।